Good evening, everyone. Thank you for showing up. As you are already aware that this is a boot camp where you will know that why you are still struggling with your English after you put all the efforts, still you cannot express yourself very well. So before we start, I would just like to know your name, as I can see your name and where you are from. If you can just write it in the chat box, that would be quite convenient. It's live now, Yogesh, if you're there. Where you guys are from? It's Sunday. I know a lot of people must be sleeping or doing some other stuff. I thought that 11 a.m. would be convenient. Hello, Sanjeev. Where are you from? Hello, Hariom, Yadav. Can you guys write where you are from? Let me tell you about mine. I'm from Delhi. Okay, Sanjeev from Delhi as well. Good to hear that. From Mumbai, Hariom, good. And West Bengal as well, Gujarat. All right, everyone. So, when it comes to spoken English, the most important part comes is what? Vocabs, grammar, or how you pronounce the word. Can you just mention it? What do you think is most important part when it comes to speaking English? Is it vocab, pronunciation, or grammar? What's your take? Or grammar? Where you think we should focus the most? Vocab, grammar, pronunciation? Yep. Or you think all of them are necessary? It would be good if you guys reply it. This is going to be two-way communication. I'll talk about it, Sanjeev. I'll tell you that कि easy way क्या है English सीखने का और कैसे सीखी जानी चाहिए. Everybody can speak English fluently, and that too in a easy way. And all right, today I'm going to talk about in these three aspects. ये तीनों ही चीजें जरूरी है when it comes to learn English. और हम क्या गलतियां कर रहे हैं जब हम इंग्लिश सीखते हैं. ये तीनों ही सेक्शन पे वर्क करना है. राइटिंग इन्हीं सबसे मिलके बनता है. सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं दैट हाउ वी प्रोनाउंस द वर्ड. हम इंडियंस सबसे ज्यादा वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंग्लिश को वैसे बोलने की कोशिश करते हैं जैसे हम अपनी मदर टंग को यूज करते हैं. हमारे इंग्लिश में आपको मदर टंग इन्फ्लुएंस जरूर मिलेगा. जैसे मैं कुछ कॉमन वर्ड यूज करूं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उसको आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इस वर्ड को आप क्या प्रोनाउंस करोगे? मैं आपको माइक यूज करने का ऑप्शन दे देता हूं. आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को. लिख के नहीं होगा, बोल सकते हैं आप अपने माइक पे. Iron. Okay, and others? What do you guys say? Do we call it iron? Iron, yes, sir. Same. Okay, and did you not hear it like that? Iron, I am Iron Man. ब्रिटिश इंग्लिश में, हमारे देश में ज्यादातर जो है रिटन इंग्लिश में बेसिकली ब्रिटिश फॉलो किया जाता है और ब्रिटिश हमारे देश में बहुत लंबे समय तक रहे हैं तो उसका इन्फ्लुएंस है. ऑल्दो आज के मॉडर्न टर्म्स में अमेरिकन इंग्लिश भी बोल रहे हैं. जब भी जो आर है वो किसी वॉवल के बाद आता है उसे जनरली ड्रॉप किया जाता है एंड इट्स प्रोनाउंस आयन, आयन rather than saying iron. You can say it iron. In American English it is correct. जैसे हमारे हिंदी में एक बात को दो तरीके से बोलते हैं. कुछ लोग बोल देते हैं पैसे, कुछ बोल देते हैं पीसे, कुछ बोल देते हैं पैसा. एक ही वर्ड को अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं. ऐसे ब्रिटिश और अमेरिकन होती है. आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, बट आपको दोनों जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सिर्फ बोलते नहीं है, लोगों की बात को सुनते भी हैं.
फिर अपने हिसाब से रिप्लाई करते हैं. सो यू कैन ऑल्सो प्रोनाउंस इट iron. Let me write other word. इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप? हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? आप माइक को अनम्यूट करके. April. ओके. एंड ऑलराइट. एंड April. दिस वन इज प्रोनाउंस अप्रैल. हिंदी में हम इसको कह देते हैं अप्रैल, बट इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड अप्रैल. मैं अभी रीजंस बताऊंगा कि क्यों, मतलब ये कैसे डिसाइड करें. इसमें दो वॉवल साउंड्स है, एक और दो. हिंदी में जो हमारा साउंड होता है ना वो एक साथ जाता है ऐसे, बट इंग्लिश के अंदर आपको स्ट्रेस और डी स्ट्रेस मिलेगा, यानी साउंड्स में अप एंड डाउन्स मिलेंगे. अगर दो सिलेबल्स है किसी वर्ड में, सिलेबल्स यानी जितने वॉवल साउंड्स होते हैं उतने सिलेबल होते हैं, तो इसमें से एक को स्ट्रेस किया जाता है, और अक्सर दो सिलेबल वाले साउंड्स का जो पहला होता है वो स्ट्रेस किया जाता है. बट दिस इज नॉट यूनिवर्सल रूल. विल टॉक अबाउट इट यूजिंग द फोनेटिक चार्ट एज वेल. मैं कुछ और वर्ड लिखता हूं, मैं सिलेबल बढ़ा देता हूं. इस वर्ड को क्या प्रोनाउंस करते हैं आप चाहे तो ये वर्ड बाद में लिख के कंफर्म भी कर सकते हैं डिक्शनरी में देख के. यू कैन सिंपली डू दैट ऑन गूगल, और आई विल शो यू दैट एज वेल ऑन गूगल राइट हियर इन द क्लास. इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप? कैन यू गाइस रीड दैट? हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? या गो अहेड. आकाश ठाकुर. Develop. ओके. हम ज्यादातर लोग बोल देते हैं डेवलप. डेवलप, दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट. इसमें तीन वॉवल साउंड है, एक दो तीन, और यहां पे जो हम स्ट्रेस देते हैं, जो गलती हम करते हैं वो यहां दे देते हैं और कहते हैं डेवलप. इट्स नॉट डेवलप, इट्स नॉट प्रोनाउंस डेवलप, इट्स प्रोनाउंस डिवेलप. डिवेलप. और इसी से इसका नाम बनता है डेवलपमेंट. वी डू नॉट कॉल इट डेवलपमेंट, वी कॉल इट डेवलपमेंट. इट्स नॉट डेवलप. लेट मी राइट अदर वर्ड्स फॉर यू. And let me pick the easy one. Let's say this one. How do you pronounce it? ये वो शब्द है जो हम रोज यूज करते हैं ऑलमोस्ट. I'm not going with the hard words. Vegetables. Vegetable. Vegetable. All right. Vegetable. Call it vegetables. अगेन यहाँ पे एक दो तीन चार वोवल साउंड है, चार में ये लास्ट होता नहीं है तो तीन है. इसमें ये वाला जो वोवल है वो ड्रॉप किया जाता है, और ये जो एक ही साउंड है ये ऑलमोस्ट नहीं पढ़ा जाएगा. इसको स्वा साउंड कहते हैं. मैं आपको फोनेटिक चार्ट दिखाऊंगा, उसमें स्वा क्या है बताऊंगा. ये बहुत शॉर्ट साउंड होता है. इट साउंड्स लाइक वी ऑलमोस्ट feel no movement in our mouth, and this one is pronounced vegetable. Vegetable. We do not pronounce it vegetable. We Indian do, but English में इसको vegetable ना बोल के इसको pronounce किया जाता है vegetable. Vegetable. You should eat green vegetable. Okay. Yeah. If you have questions, you can ask that as well. I mean, if you have a doubt that how it's happening. Let me write some other words. अब अक्सर अपने लिए, घर वालों के लिए ये लेके आते हैं. क्या लेके आते हैं? Chocolate. We call it chocolate and Chocolate. chocolate. All right. Fine. ये जो O word है ये प्रोनाउंस नहीं किया था. ये बहुत कॉमन वर्ड है जो हम ऑलमोस्ट यूज करते ही करते हैं इसको. और ये जो वर्ड है यहाँ पे लेट, अगर आप इसको सेपरेट लिखेंगे तो ये लेट प्रोनाउंस किया जाएगा, बट एज अ वर्ड यहाँ पे अगेन ये स्वा साउंड आएगा और ये प्रोनाउंस किया जाता है चॉकलेट. इट्स नॉट लेट, इट्स प्रोनाउंस लट. चॉकलेट. हे डू यू लाइक चॉकलेट? हम कहते हैं हे डू यू लाइक चॉकलेट. Sound is important when you are pronouncing the words, especially if you are in a corporate sector dealing with the people from abroad, within your office as well. You need to pronounce it well so that everybody understands it. Okay, let me write some other words. आप सभी ने आई होप ये खा लिया होगा. क्या प्रोनाउंस करेंगे आप इसको? Breakfast. We all call it breakfast, और ये हम डेली यूज करते हैं.
This word is not pronounced breakfast. It's called break. और ये fast नहीं, first again. स्वा साउंड्स अगेन यहाँ पे स्वा है, ये बहुत कॉमन साउंड्स है और इसका जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे साउंड्स को बिगाड़ देता हमारा. सो दिस इज नॉट ब्रेकफास्ट, इट्स कॉल्ड ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट. अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूज करना इज फार मोर इंपॉर्टेंट टू ग्रामर. अगर आप मिस प्रोनाउंस करेंगे वर्ड, देयर विल बी अ प्रॉब्लम. देयर विल बी अ प्रॉब्लम. पीपल वोंट अंडरस्टैंड यू एट many a time. एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई. इवन आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लोगों से डील कर रहे हैं, जैसे मान लो आप हिंदी के कुछ वर्ड को मिसप्रोनाउंस करते हैं तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है समझने में वो कहना क्या चाह रहा है. ओके, सो दिस इज नॉट ब्रेकफास्ट, इट्स कॉल्ड ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट. अच्छा, अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे पता लगेगा कि ये ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट है. मानो ऐसे तो हम बहुत सारे वर्ड्स को मिसप्रोनाउंस कर रहे होंगे, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि मतलब इसको हम करेक्ट पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, और कैसे कंफर्म किया जा सकता है कि ये करेक्ट है या नहीं है. राइट? ऐसा क्वेश्चन है किसी का माइंड में? डज एनीबॉडी हैव सच क्वेश्चन इन द माइंड? sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट. देखो इंग्लिश में जो है ना 26 लेटर्स होते हैं. जो इंग्लिश का अल्फाबेट है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, बट इसके साउंड्स जो है ना वो 44 होते हैं. इन्हें फोनीम्स कहा जाता है इंग्लिश में. फोन का मतलब होता है इंग्लिश में ध्वनि, साउंड. अक्सर जो इंग्लिश है ना वो उसके वर्ड्स को देख के प्रोनाउंस नहीं किया जाता. रीजन इसका यह है कि इंग्लिश ने लगभग 300 भाषाओं से शब्द बोरो किए हैं. कई बार उसकी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखने के लिए वर्ड को जो के तो प्रोनाउंस किया गया, बट स्पेलिंग उसकी अलग रही. अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की और बात करें यूरोपियन लैंग्वेज की, तो इनके जो अल्फाबेट है वो दिखने में रिजेंबलेंस होते हैं इसके अंदर, मतलब एक जैसे दिखते हैं, बट दे आर नॉट प्रोनाउंस द सेम. अगर आप में से किसी ने फ्रेंच पढ़ा हो स्कूल में, उसके अल्फाबेट्स और इंग्लिश अल्फाबेट्स को मैच करना, आपको ये ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, बट वो प्रोनाउंस सेम नहीं किए जाते. ऐसी और भी यूरोपियन लैंग्वेज है जिसके लेटर सेम दिखते हैं लेकिन प्रोनाउंस सेम नहीं किए जाते. इंग्लिश 5th सेंचुरी एडी में एग्जिस्टेंस में आई थी, जो कि यूके से स्टार्ट हुई, लंदन से. उसके बाद धीरे 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 धीरे, अब आपको पता है कि बाद में ब्रिटिश पावरफुल बने थे, ब्रिटिश एम्पायर बना था और इन्होंने दुनिया के बहुत बड़े क्षेत्र में राज किया था. ये जिस देश गए वहां से शब्द उन्होंने उठा लिए. कुछ वर्ड को ये बोल नहीं पाए तो इन्होंने अपने तरीके से साउंड्स बना दिए, और कुछ वर्ड को एज इट इज बोला. लेट मी जस्ट शो यू सम एग्जांपल. जैसे हम इंडिया से ही कुछ वर्ड ले लेते हैं. अब हम इंडिया में बोलते हैं एक वर्ड, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं आप? कहते हैं ना ये आदमी बहुत संत है. हिंदी में बोलते हैं संत आदमी है. तो संत आदमी ऐसे जो शरीफ साधे, साधु संत, एक तो रिलीजियस कॉज पे बनते हैं, और एक वैसे ही शरीफ बहुत बहुत जेंटल आदमी, उसको भी कहते हैं बहुत संत है, सीधा आदमी है. इंग्लिश में उसी सेंस में लिया गया है. इसको प्रोनाउंस किया था सेंट. Saint. They didn't say sant, they pronounce it saint. Saint. He's a saint. He's a really good man. He's saint. If you spend time with him, you'll know. ऐसी ये वर्ड है, इंग्लिश में यूज किया था. आप इन्हें लेटर गूगल करना, आप नोट्स बना सकते हैं इन वर्ड्स के और चेक भी कर सकते हैं. सो हमारे यहाँ पहले आपने सुना होगा, मूवीज भी देखी होगी, देखा नहीं होगा तो, डाकू वगैरह आया करते थे, है ना, जिन्हें डकैत कहते थे. डाकू मंगल सिंह, डाकू ये, डाकू वो. सो फॉरेनर्स इसको जो है वो डकैत तो नहीं प्रोनाउंस कर पाए, दे स्टार्टेड कॉलिंग इट डेकॉयट. डेकॉयट. तो दे कॉल इट डेकॉयट. अब ये कैसे पता लगेगा कि ये डेकॉयट पढ़ा जाएगा या डकैत पढ़ा जाएगा? आई विल जस्ट शो यू. मैं कुछ और एग्जांपल से पहले पुट कर लूं. आप लोगों में से बहुत सारे वर्ड्स ये जानते होंगे. इसको क्या प्रोनाउंस करोगे? इसकी स्पेलिंग देखो बहुत अजीबोगरीब है. प्रोनाउंस कैसे करोगे आप इसे? हाउ आर यू गोइंग टू प्रोनाउंस इट? या Latin. एंड आई नीड एवरीवन्स पार्टिसिपेशन. हमारी क्लास में डेली बेसिस पे हम चीजें सीखेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, और डेली बेसिस पे स्पीकिंग होती है उसमें. इट्स नॉट, हम ज्यादातर इसको पढ़ देते हैं लेफ्टिनेंट. I'm sure आपने ऐसे ही सुना होगा, लेफ्टिनेंट. बट दिस वर्ड दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है और हम स्ट्रेस अक्सर गलत जगह पे देते हैं. ये पढ़ा जाता है या तो लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट ना होके ये बोला जाता है लेफ्टिनेंट, या फिर अमेरिकन इंग्लिश में से कहते हैं लूटेनेंट. लूटेनेंट.
ये एक पोस्ट है आर्मी में, लेफ्टिनेंट या फिर लेफ्टिनेंट। ओके, सो ये फोनेटिक्स साउंड से इसका क्या लेने देना है? लेट मी जस्ट शो यू अ चार्ट, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड विद दैट। गिव मी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। आप लोग ये चार्ट देख पा रहे होंगे? कैन यू गाइस सी दैट? Yes, sir. ओके, ये अगर आप इसे काउंट करेंगे, हियर इट इज, तो ये जो सिंगल है इन्हें सिंगल वॉवल साउंड्स कहते हैं। देखो इंग्लिश में क्या है कि 5 वॉवल्स है गिनती में, देयर आर 5 वॉवल्स, बट प्रोनाउंसिएशन में ये 12 होते हैं। इन्हें कहा जाता है मोनोथॉन्ग्स, सिंगल वॉवल साउंड, जो आपको ब्लू में दिखाई दे रहे हैं। और ये रेड में ये कहलाते हैं आपके डिफ्थॉन्ग्स। ये 8 होते हैं, तो टोटल 20 साउंड्स होते हैं। जैसे हमारे हिंदी में साउंड होता है ना आ ई उ, इट्स सिमिलर टू लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली द सेम वे। ये जैसे हमारी डबल ई की साउंड निकलती है, सेम ये वाला वॉवल साउंड देता है। इट्स प्रोनाउंस लाइक ई, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है स्लीप, सो इट्स नॉट स्लिप, इट्स प्रोनाउंस स्लीप। ये सिंबल हमें बताएगा इसको। अभी मैं वर्ड्स में दिखाऊंगा डिक्शनरी में कि कैसे देखना है उस चीज को। और शॉर्ट साउंड है इ, इट्स कॉल्ड, दिस वन इज प्रोनाउंस्ड ई एंड इट्स कॉल्ड इ, स्लिप। सेम एज ये उ, शॉर्ट साउंड है, जैसे हमारा छोटा उ होता है। बहुत सारी रिजेम्बलेंस है इंग्लिश और हिंदी में, इससे हम आसानी से सीख सकते हैं। इट्स कॉल्ड उ एंड दिस वन इज प्रोनाउंस्ड उ। ये जो डबल डॉट्स है ना, ये शो करते हैं कि इस वर्ड को स्ट्रेस करके पढ़ा जाएगा, ये लॉन्ग साउंड है। इट्स कॉल्ड उ, लाइक फूड, इसको फूड नहीं पढ़ेंगे, ऐसे इसको गुड नहीं पढ़ेंगे। स्पेलिंग में दोनों में डबल ओ है, बट एक जगह इसको पढ़ रहे हैं उ और एक जगह इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं उ। ये फोनेटिक सिंबल्स बताता है मैं। तो इट्स कॉल्ड उ एंड इट्स प्रोनाउंस्ड उ। सेम एज इट्स कॉल्ड ए, आ की छोटी साउंड होती है ए, जैसे 10 men। और ये जो मैं स्वा साउंड बात करते हैं वो ये है, इट्स कॉल्ड अ। मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूं, बट ये बहुत यू नो ऐसा साउंड है जिससे माउथ में ज्यादा कुछ फील नहीं होता, जस्ट लाइक द वर्ड बैटर, बैटर। एंड दिस वन इज प्रोनाउंस्ड साउंड्स लाइक वर्ड, वर्ड, फोर, देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स। फाइन, ये डबल वावल साउंड है इसी का। आगे जो नीचे आप देख रहे हैं, ये आपको कुछ तो इंग्लिश लेटर्स की तरह दिखाई देंगे और कुछ अलग अलग रहे होंगे। इन्हें कॉन्सोनेंट साउंड्स कहा जाता है इंग्लिश में। अभी मैं इनके एग्जांपल्स आपको वर्ड्स में दिखाऊंगा कि डिक्शनरी में हम वर्ड्स को कैसे कंफर्म करेंगे। तो दिस वन इज प्रोनाउंस, ये पी नहीं बोला जाएगा, इट साउंड्स जस्ट लाइक वर्ड पेन, पेन। ऐसी पीपल, पीपल, पेपर, पेपर, इसमें वर्ड लगा हुआ पेन। ऐसी इसको प्रोनाउंस करने के लिए जो हमारी अपर टीथ होती है वो हमारे लोअर लिप पे आती है, एंड इट्स प्रोनाउंस लाइक दिस। ये वॉइसलेस वॉइस साउंड है और ये वॉइसलेस साउंड है। इट्स प्रोनाउंस, एंड दिस वन इज कॉल्ड। ये जो साउंड है ये वाला और इसके नीचे वाला, ऊपर और नीचे अगर आप देख पा रहे हो, ये टीएच की साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश में। जहां पे भी टीएच आएगा इसमें आपको ये दो ही सिंबल दिखाई देंगे, या तो ये वाला या फिर ये वाला। अगर ये साउंड है तो ये वॉइसलेस है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे हम वर्ड बोलते हैं THANKS, हम जनरली इसको पढ़ देते हैं थैंक्स, थैंक्स। हम था थर्मस का साउंड निकालते हैं जो हमारे हिंदी में होता है, बट इंग्लिश में ऐसा कोई साउंड नहीं है। इंग्लिश में जो टीएच की साउंड है वो दो ही सिंबल से निकलती है, था साउंड नहीं होता, था भी दा ही प्रोनाउंस किया जाता है एक तरीके से। तो इसको प्रोनाउंस करने के लिए जो हमारे दोनों टंग है ना, उसके बीच में टिप ऑफ टंग, यानी जो जुबान का आखिरी हिस्सा है वो हल्का सा बाहर आता है, एंड इट्स प्रोनाउंस लाइक दिस, थैंक्स, 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 थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग। इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए आप इसको दो तरीके सीखते हैं कि आपके माउथ की प्लेसमेंट क्या होगी, यानी जो आपके आर्टिकुलेटर्स है, लिप, टंग, ओके, और आपकी टंग की मूवमेंट क्या रहेगी, लिप आपका स्ट्रेस होगा या राउंड होगा। उसके अलावा फिर हम दूसरी चीज ध्यान देते हैं कि वॉइसिंग क्या है, क्या ये प्लॉसिव साउंड है, यानी साउंड जो है वो झटके के साथ निकल रही है, क्या ये नेजल साउंड है, क्या नाक से साउंड आ रही है, क्या ये फ्रिकेटिव है यानी फ्रिक्शन के साथ साउंड निकल रही है। ये चीजों को ध्यान देकर जब हम प्रोनाउंस करते हैं, हमारे 80% ऑफ वर्ड्स की राइट प्रोनाउंसिएशन तो एट अ टाइम हो जाती है, बाकी 20% थोड़े जटिल होता है जो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे क्लियर होते हैं।
तो हम अगर आप 60 to 80% वर्ड्स को करेक्ट पढ़ रहे हैं, आप टॉप 10 जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं उसमें आपका शुमार होता है। हमारे देश में भी 11% ही लोग ऐसे हैं जो अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, बाकी तो बस काम चला रहे हैं। ओके, लेट मी शो यू सम अदर थिंग्स। मैं आपको दिखाता हूँ ये चीजें कैसे हैं। लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट स्टे इन देयर। मैं एक चार्ट और दिखाता हूँ आपको। Here it is. Can you guys see that? Yes, sir. Okay. अब जैसे मैंने ये वर्ड्स पूछे थे आपसे, यहां पे ये वर्ड लिखा हुआ है APRIL, ये स्ट्रेस के बारे में बताया हुआ है। जब आप चीजें पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। और इसे कहते हैं, इस वर्ड को, फोनेटिक्स डिस्क्रिप्शंस। हम स्पेलिंग नहीं देखते हैं कि इसकी स्पेलिंग क्या है, हम इसके डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं। डिक्शनरी में भी ये चीज आपको दिखाई देती है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसको। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है, इसको हम अप्रैल नहीं पढ़ते, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं अप्रैल। अगर ये आप अपोस्ट्रोफी देख रहे हैं ऊपर, सबको दिखाई दे रहा है सिंबल के ऊपर अपोस्ट्रोफी, कैन यू गाइस सी दैट? ये जहां पे मैं सर्कल माउस का एरो यूज कर रहा हूं, सबको दिख रहा है ये कॉमा टाइप का जो ऊपर आप लगता है उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। यस दिख रहा है। एग्जैक्टली ये जिस वॉवल साउंड से पहले होता है उस पे स्ट्रेस होती है, बाकी नॉर्मल पड़ जाएगा। तो हम इसको अप्रैल इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि ये सिंबल यहां, अगर यहां पे होता तो ये पी से पहले जो वॉवल है यहां पे लगाया जाता, तो ये पढ़ा जाता अप्रैल। बट सिंबल क्या है यहाँ पे, तो ये प्रोनाउंस किया जाएगा अप्रैल। अप्रैल डिक्शनरी में ये वर्ड दिखाई देगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इस वर्ड को हम जनरली अगस्त पढ़ देते हैं, बट दिस इज नॉट अगस्त। यहाँ पे ए यू है, लेकिन साउंड्स में क्या है इसके, ओ, एंड इट्स प्रोनाउंस ऑगस्ट। ऑगस्ट हिंदी में हम भले अगस्त बोलते हैं, बट इंग्लिश में इसकी साउंड होती है ऑगस्ट। ऑगस्ट। अब यहाँ पे ये वर्ड देखो, सक्सेस का वर्ब फॉर्म है ये, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं सक्सीड। अब यहाँ पे देखो ये जो सिंबल है वो इस वॉवल से पहले, तो स्ट्रेस मैं कहां दे रहा हूं, सक्सीड। ये थोड़ा लॉन्गर पढ़ा जाएगा जिससे पहले ये होता है। सेम एज दिस वर्ड इज, इसको क्या पढ़ेंगे आप, इट्स कॉल्ड कबर्ड। कबर्ड, कई लोग इसको कबोर्ड पढ़ देते हैं ऑल। यहां से आर साउंड ड्रॉप किया गया है, रीजन इसका ये है क्योंकि वोवल साउंड्स के बाद जो आर आता है वो ड्रॉप किया जाता है, एंड इट्स प्रोनाउंस्ड कबर्ड। अलमीरा को ही कहते हैं। ओके, इस वर्ड को हम लॉन्च कह देते हैं, इट्स प्रोनाउंस्ड लॉन्गर साउंड है, इट्स कॉल्ड लॉन्च। लॉन्च rather than saying launch, you can say launch, it's longer sound, launch। जैसे आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कुछ और लॉन्च किया जाता है, ये वर्ड इट्स कॉल्ड हेडेक। हम कहते हैं हेडेक, इट्स हेडेक। हेडेक स्ट्रेस यहां पे होगा। सेम एज जो यहां पे ए की साउंड है वो ओ प्रोनाउंस करते हैं। ये सिंबल जो है यहां पे ये ओ का है फोनेटिक सिंबल्स में, एंड इट्स प्रोनाउंस लाइक स्वाप। स्वाप इट, जस्ट लाइक जैसे हम हॉट में इसको अमेरिकन इंग्लिश में हालांकि जो ओ होता है वो आप प्रोनाउंस किया जाता है, हम इसको हॉट कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश में इट कैन आल्सो बी प्रोनाउंस एज हॉट। आगे यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल दिया था, हम इसको आयरन बोलते हैं, जबकि यहाँ पे आर की साउंड नहीं, अगर आप देखेंगे इट्स कॉल्ड आयन। आयन। अब ये भी हो सकता है कि लाइक ये तो आपने वर्ड्स लिख दिए, इससे पता लग जाएगा। अगर हमें किसी वर्ड पे डाउट हुआ तो हम उस वर्ड को कैसे देखेंगे और हमें कैसे पता लगेगा कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, तो मैं उसको सिंपली आपको गूगल पे दिखा देता हूं कि आप उसे कैसे कर पाएंगे। जस्ट हैंग इन देयर। लेट्स से मैं गूगल स्क्रीन शेयर कर दूं आपके साथ। हम गूगल पे गए और यहां पे वर्ड डाला just a second। आपने वर्ड डाला डेवलप और हमने डाल दिया यहाँ पे मीनिंग। कुछ नहीं करना, आपको कोई डिक्शनरी डाउनलोड नहीं करनी, कुछ नहीं करने की जरूरत है। और हम इसे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये वर्ड्स आ जाएगा। ये हिंदी टू इंग्लिश वाला है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे में ना कैम्ब्रिज डिक्शनरी का यूज करें। कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है, वही इसे पब्लिश करती है। कैम्ब्रिज हो गया या फिर मैरियम वेबस्टर्स, ये सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश को प्रेफर करता है। इसमें आपको ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। आई प्रेफर दिस। या उसके अलावा आप कॉलिन डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी.com भी बढ़िया है।
या फिर आप ऑक्सफोर्ड पे आ जाए ओरिजिनल वाले पे। आप ब्रिटिश इंग्लिश को सिर्फ फॉलो करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं। मैं कैम्ब्रिज इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि इसमें आपको दोनों मिल जाएगी, क्योंकि आज के जमाने में हम अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों के साउंड सुनते हैं। अगर हम यहां से क्लिक करें, ये वर्ड आ गया, अब ये वर्ड लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वर्ब है, नाउन है, क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूके साउंड लिखा हुआ और यहाँ पे यूएसए। अभी ये फोनेटिक्स चार्ट की आपको ज्ञान नहीं है कि इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें स्कूल में चीजें सिखाई नहीं जाती, हमें इंग्लिश वहां पे एज ए एकेडमिक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है, नॉट एज ए लैंग्वेज। तो अगर आपको अभी नहीं पता उसको कैसे इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, मैं तो सिंबल देख के बोल दूंगा, मुझे इस स्पीकर की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो दिस, यू विल लर्न दैट एज वेल। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको साउंड आएगी। अभी फिलहाल जो मेरा माइक है वो मेरे पास है तो आपको ये साउंड नहीं आएगी। आप इसे गूगल करके सुनना, आपको ये सारी चीजें दिखाई देगी। उसके बाद मीनिंग भी बता रखी है इसमें, इसके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। लेट्स से मुझे कुछ और वर्ड देखना है। अब जैसे मैंने कहा था कि ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है, जो वर्ड था हमारा जिसे हम आयरन जनरली बोलना पसंद करते हैं, इसे हम क्लिक करते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर आप सिंबल ये देखोगे, ये नाउन है, यूके साउंड है। यूके साउंड के इसमें देखो ट्रांसक्रिप्शन में कहीं पे भी कोई आर का सिंबल नहीं नजर आएगा, यहाँ पे आपको आएगा। सो यूके इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस किया था आयन, आयन, और अमेरिकन कॉल इट आयरन, आयरन। कुछ और वर्ड दिखाता हूं मैं आपको, वो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं बेसिकली जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सॉरी, दिस वर्ड। अगर आप इसके सिंबल्स को देखेंगे यहां पे, हम इसको क्या पढ़ देते हैं ज्यादातर, शेड्यूल। हमारी साउंड आती है शेड्यूल, सब यही पढ़ते हैं ऑलमोस्ट। अगर हम इसकी सिंबल देखें यहां पे, तो यहां पे जो एस की साउंड है, एस सी एच की, वो बेसिकली रिडायरेक्ट किया गया है एस एच के साउंड से, और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस किया जाता है शेड्यूल। और ये डूल नहीं पढ़ाता, ये ड की साउंड नहीं आती, ये बेसिकली ज, ये वाली साउंड आती है। ये डी और जे एक साथ जो लिखा हुआ है जेड, ये एक साउंड है फोनेटिक सिंबल्स में, और ये प्रोनाउंस किया जाता है ज, तो इट्स कॉल्ड शेड्यूल, शेड्यूल। अमेरिकन में इस एस सी एच की साउंड सिंपली साउंड से आती है, और दे प्रोनाउंस इट स्केड्यूल, स्केड्यूल। हम क्या पढ़ते हैं, शेड्यूल। ना तो शेड्यूल से मैच कर रहा है हमारा, ना स्केड्यूल से मैच कर रहा है। वर्ल्ड वाइड या तो आप ब्रिटिश साउंड को यूज करते हैं या फिर अमेरिकन साउंड्स को यूज करते हैं। सो ये जो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है वो आप फर्स्ट डे से ही सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजें जाएगी। कोई भी वर्ड आएगा जो लगेगा कि लाइक ये वर्ड, आई मीन मुझे पता है ज्यादा स्टूडेंट्स को वर्ड को मिसप्रोनाउंस करते हैं, या फिर आपको भी चेक कर रहा हूं तो आप डिक्शनरीज के सहारे फिलहाल ऐसे चेक कर पाएंगे। जब आप फोनेटिक्स पढ़ लेंगे तो फिर आप इसके थ्रू भी चेक कर पाएंगे। और वोकैब्स लर्निंग जो है ना, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप नए वर्ड आपके सामने आते ही रहेंगे, आप रोज देखेंगे नए नए वर्ड को, तो जब भी आप डाउटफुल रहेंगे आप उसको कंफर्म कर पाएंगे अपने नॉलेज के आधार पे, और उसे आप सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं संजीव, आप ले सकते हो उसका, ठीक है। वर्ड के अलावा जब आप नेटिव स्पीकर को सुनोगे ना, तो वो सेंटेंस को भी शॉर्ट करके प्रोनाउंस करते हैं। तो ये वाला जो वे मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बेसिकली इसको आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं, मतलब बोलना जरूरी नहीं कि आप ऐसे ऐसे प्रोनाउंस करें, बट आपको पता होना चाहिए। जैसे आप कभी किसी फॉरेनर से बात करेंगे, या आप मूवीज लैंग्वेज देखेंगे, या आप सॉन्ग सुनते हैं, तो वो बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स यूज करते हैं। यही वजह है कि जब आप मूवीज देख रहे होते हैं तो आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हो, और वो सामने वाला बोल के कुछ और चला जाता है, और सबटाइटल से मैच करने की कोशिश करते हैं तो बात समझ में नहीं आती है, एंड यू गिव अप ऑन दैट। व्हाई? क्योंकि आपको पता नहीं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ऐसा नहीं कि मतलब वो उसको जानबूझ के करते हैं, वो नेचुरली ऐसा करते हैं, और इसको डिकोड किया गया है ताकि जो सेकंड लैंग्वेज जो इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं वो इन चीजों को समझ पाए। जैसे मैं वर्ड लिखूं, डू यू वॉन्ट टू गो। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो चीजों को बहुत तेज बोलते हैं, इस वजह से बातें समझ में नहीं आती। दैट्स व्हाट यू थिंक। व्हेनेवर आई आस्क द स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाट दे से। सो अगर मैं इसको पढ़ूं तो कैसे पढ़ सकता हूं, क्या पढ़ सकता हूं? कैन यू रीड दैट तेजी से? Do you want to go? क्या कोई और इससे तेजी से पढ़ सकता हो? इसमें तेजी से पढ़ने का नहीं है, इसमें बेसिकली साउंड एसिमुलेशन यूज किया जाता है।
साउंड को आपस में कंबाइन किया जाता है या वर्ड्स को ड्रॉप किया जाता है। साउंड असिमिलेशन का मतलब होता है दो साउंड्स को मिला के तीसरा साउंड क्रिएट कर देना, या फिर कॉन्ट्रैक्शंस यूज होता है यानी वर्ड को शॉर्ट कर दिया जाता है। जब नेटिव स्पीकर इसको प्रोनाउंस करेंगे दे आर गोना से डू यू वांना गो, डू यू वांना गो। ये वाना तो कॉमन है, आप लोगों ने सुना, या वांट टू बिकम्स वाना। हे डू यू वांना गो। यू को भी समटाइम दे मेक इट शॉर्ट एंड दे से ये डू यू वांना गो, डू यू वांना गो। बोलचाल की भाषा में हेल्पिंग वर्ब्स को ड्रॉप भी कर दिया जा सकता है, जैसे हे यू वांना गो। आपका लहजा बोलने का ऐसा रहेगा जो क्वेश्चन लगे, जैसे हम हिंदी में कहते हैं क्या तुम्हें पैसे चाहिए, पैसे चाहिए तुम्हें। जैसे हम अपनी हिंदी में कहते हैं ऐसे इंग्लिश में होता है हे यू वांना गो, यू वांना डांस, यू वांना फाइट, और डू यू वांट टू फाइट, डू यू वांना फाइट। लेट मी शो यू सम मोर एग्जांपल्स। Okay. What are you going to do about it? What are you going to do about it? अगर आप इसे प्रोनाउंस करेंगे जल्दी से तो बताएं मुझे कैसे पढ़ेंगे इसको। What are you going to do about it? तेजी से कौन पढ़ सकता है इसे? Can anybody do that? इसमें भी आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। Let me just say it for you. What are you going to do about it can be said as what you gonna do about it. Hey, what you gonna do about it? जैसे मान लो आपको किसी से लड़ाई हो रही है और वो कह रहा है stop it, and you're like no, I'm not gonna stop. What you gonna do about it? You gonna cry? हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो प्रोनाउंस करेंगे what are you going to do about it, but instead वो क्या कह रहे हैं what you gonna do about it. ता में ये जो वॉवल साउंड्स हैं ये जनरली ड्रॉप कर दिया जाता है जो हेल्पिंग वर्ब है, और ता एंड या बिकम्स च एंड यू बिकम्स या, अगेन गोइंग टू बिकम्स गाना। अबाउट इट में से भी टी को डी स्ट्रेस किया था, अबाउट इट दो ये जो आई है ये इसके साथ आ जाएगा बस। जब हम शॉर्टकट्स पढ़ेंगे देन यू विल नो साउंड्स में ये कैसे चीजें शॉर्ट होती है, कैसे कंबाइन होती है। सो दे गोना प्रोनाउंस इट व्हाट यू गोना डू अबाउट इट। You're gonna tell your mom about it? What you gonna do? हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो कहेंगे what are you going to do about it, but instead they are saying what you gonna do about it. Okay, let me just give some more example. What is would you dance with me? हम इसको प्रोनाउंस करते हैं वुड यू डांस विद मी। ऐसे ही हम पढ़ते हैं, हम सारे वर्ड को एक साथ प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, बट नेचुरली जो नेटिव स्पीकर्स है वो इसे प्रोनाउंस करते हैं वुड यू डांस विद मी, वुड यू, rather than saying would you, sometimes they also say would ya, you becomes ya, would ya. Hey, would you dance with me, would you dance with me, would you do me a favor, would you do it for me. आप गाने भी सुनेंगे आपको बहुत मिलेगा would you dance if I ask you to dance. I'm not a good singer, I'm not going to sing it. It's a song of Enrique Iglesias. The song name is Hero. अगर आप उसे सुनोगे आपको ये बहुत ज्यादा बार रिपीटेडली यूज हुआ है, you'll find it there. अब इसका ये नहीं कि सिर्फ वुड के साथ आएगा, जो भी वर्ड डा से एंड होता है नेक्स्ट साउंड या होता है, डा एंड या बिकम ज। अब जैसे हम कहते हैं डिड यू, इट बिकम डिड यू, या फिर डिड या। डिड यू सी दैट? Hey, did you see that? देखा तो ना, देखा क्या किया उसने? Did you see that? ऐसे ही could you becomes could ya or could you. Could you become could ya and could you. एक वर्ड यूज होता है बहुत फेमस है, अगर आपने सुना होगा, वर्ड है should have, would have and could have. अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं should have, सिंपली अपॉस्ट्रोफी लगा के ये should have, would have, सेम एज could have, या फिर वी की साउंड को भी ड्रॉप किया जाता है और ये स्वा आ बन जाता है, तो ये साउंड होता है shoulda, woulda, coulda. इसको हम बोलते भी ऐसे, oh yeah I know shoulda, woulda, coulda.
शुडा बुडा कुडा। अगर मैं ऐसे कर देता तो वैसा हो जाता, वैसे कर देता तो वैसे हो जाता। ये कॉमनली बोलचाल की भाषा में यूज भी किया था, शुडा बुडा कुडा। शुडा बुडा कुडा, ये ग्रामेटिकल फंक्शंस भी है इसके, और ये एक साथ भी बोला था, शुडा बुडा कुडा। आई नो शुडा बुडा कुडा, बट वी डिडंट गेट द रिजल्ट। शुडा बुडा कुडा। अगर आपको आइडिया होगा आपके बात समझ में आएगी, वरना बात आपके ऊपर से निकल जाएगी। और सामने वाला क्या बोल सकता है, आपको ये चीजें मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मीन्स आपको पता होने चाहिए कि ये चीजें यूज की जाती है और इसकी ये शॉर्ट फॉर्म होती है। अब भले ना बोले, लेकिन एटलीस्ट आपके समझ में आए। आप चाहे तो अपने तरीके से बोल सकते हैं, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, पीपल अंडरस्टैंड दैट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल एज वेल। लेट मी कम टू द ग्रामेटिकल पार्ट। ये तो साउंड्स की बात थी, ये चीजें हम अपनी क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। एज यू आर अवेयर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास फ्रॉम टुमारो, मंडे ऑनवर्ड्स, फर्स्ट डे से क्लास होगी। दिस इज गोइंग टू बी लाइव लाइक दैट every day. I'll be there Monday to Friday 9 p.m. to 10 p.m. at night, और आप वहां पे मुझसे इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, जैसे यहाँ कर पा रहे हैं, ऑडियो के थ्रू, वीडियो ऑन करके भी जो हम क्लासेस है वो पढ़ेंगे। जैसे ग्रामर की बात करें हम, अब ग्रामर भी हमने सीखी होती है स्कूल में अपने हिसाब से। लेट्स से मैं टेंस की बात करूं, तो टेंस को भी ना हमने रटना सीखा है कि भाई हिंदी में इसके शब्द में ता है, चुका है, रहा है, वगैरह वगैरह आता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को यूज करते हैं। एंड दिस इज हाउ वी ट्राई टू यूज इट। लेट्स से मैं बात करूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहां यूज करते हैं। आप सबने ये वर्ड सेंटेंस यूज किया होगा, और ये बहुत कॉमन सेंटेंस है। आई मीन ऑलमोस्ट सभी लोग इसको करेक्ट बोल देते हैं। सो आप बता सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस सिचुएशन में यूज किया जाता है, कौन से कामों के लिए यूज किया जाता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? आप कैसे आइडिया लगाते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यहां यूज करना है? आई एम श्योर आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज वहां किया था जहां पे वाक्य के अंत में रहा है, रही है, वगैरह वगैरह आ जाता है। मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा और हम उसको उसकी मीनिंग आउट भी करेंगे। आई एम I'm working right now. I am working tomorrow. Or these days he is working a lot. He is working all the time. मैंने यहां 4 सेंटेंस लिखे, 1 2 3 4। ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस का सारा यूज मैंने इसमें लिख दिया। हम अक्सर इसमें रहा है, रही है वगैरह खोजेंगे, बट इसका आसान तरीका होगा याद रखने का। जैसे मैं पहला सेंटेंस बोलूं कि आई एम वर्किंग राइट नाउ, हालांकि जब मैं इसको प्रोनाउंस करूंगा, बोलूंगा, तो आई एम बन जाएगा आई एम। वर्किंग में से मैं जी को ड्रॉप कर सकता हूं, और आई कैन प्रोनाउंस इट वर्किंग राइट नाउ। आई एम वर्किंग राइट नाउ, इसका मीनिंग आप रहा रही से निकाल सकते हैं कि अभी मैं काम कर रहा हूं, इस वक्त मैं काम कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं आई एम वर्किंग टुमारो, तो ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, कोई काम बोलते समय चल रहा है। बट ये वाला आई एम वर्किंग टुमारो, हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं कि मैं कल काम कर रहा हूं। बेसिकली इट मींस कि मैं कल काम करूंगा। यहां पे मैं विल से भी बोल सकता हूं, आई विल वर्क टुमारो एंड आई एम वर्किंग टुमारो, आई एम गोइंग टू वर्क टुमारो। ये तीनों तरीके से बात हो, तीनों की मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। जब जैसे मान लो आपके दोस्त कह रहे हैं कि भाई कल ना पार्टी में चलते हैं हम सारे, और मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, and I'm like guys I cannot come because I'm working tomorrow। मैं यहाँ पे अगर कहता कि I will work tomorrow, ये शो करेगा कि मैं कल काम करूंगा, this is my future plan। बट जब मैंने ये कहा I am working tomorrow, that shows कि चीजें पहले से डिसाइड कर ली जा चुकी है, चीजें ऑलरेडी डिसाइड है, अब ये डेफिनेटली होगा, इसमें चेंजेस नहीं हो सकती। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज आप फ्यूचर बताने के लिए भी कर सकते हैं, और फ्यूचर के जो नॉर्मल सेंटेंस है उससे और इसमें क्या डिफरेंस है, यू विल ऑल्सो नो दैट। फ्यूचर अरेंजमेंट्स को बताने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। शी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक।
अरे अगले साल उसकी, अगले हफ्ते उसकी शादी हो रही है, यानी सब चीज डिसाइड हो चुका है, कार्ड बढ़ चुके हैं, वेन्यू डिसाइड हो चुका है, अब सब बिल्कुल अरेंज्ड है, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। शी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, ओके, ही इज कमिंग टुनाइट, ही इज कमिंग टुनाइट। बात ले रहे कैसे कर रहे गाइस आपको अपना माइक अनम्यूट रखना है। समझा रहे हैं आपको, बहुत सालों बाद आए। वो कैमरा चालू है। वंदना राजपूत, आप अपने माइक को प्लीज ऑफ रखेंगे, मैंने कर दिया है, क्लास चल रही है तो उससे डिस्टरबेंस आएगी आपको इसमें। ऑलराइट, इसी प्रकार तीसरा सेंटेंस अगर हम देखें, दीज डेज ही इज वर्किंग अ लॉट, दीज डेज ही इज वर्किंग अ लॉट, ये प्रेजेंट के टेम्परेरी एक्शंस को दिखाता है। हम वैसे जो टेम्परेरी एक्शंस है, रिपीटेड एक्शंस है, उनको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं मैन ही वर्क्स अ लॉट, ही इज सच अ वर्कोहॉलिक पर्सन, ही वर्क्स अ लॉट। बट जब हम कहते हैं दीज डेज ही इज वर्किंग अ लॉट, ये मैसेज देता है कि भाई इन दिनों उसका बहुत काम चल रहा है और बहुत काम कर रहा है वो। दैट मीन्स ये हमेशा ऐसा नहीं रहता, टेम्परेरी तौर पे ऐसे बात करें। मान लो किसी के काम का सीजन चल रहा है इस वजह से है, या फिर किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कि भाई मेरी आजकल बात नहीं हो पा रही उससे क्योंकि आजकल वो बहुत काम कर रहा है, अब वो फ्री होगा तो हम इस बारे में बात करेंगे। दीज डेज ही इज वर्किंग अलॉट। अगर हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे रहा है, रही आ रहा है, तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे सिचुएशन से। आपको हिंदी में सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे रहा आ रहा है, उसके हिसाब से ट्रांसलेट करना है। मैं कैसे बता रहा हूं कि चीजों को सिचुएशन से कनेक्ट करना है, कि अगर वो टेम्परेरी एक्शंस है, परमानेंट नहीं चलने वाला, तो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज किया जाता है। हम टेंसेस के यूज को अपने माइंड में कोड की तरह फिट कर सकते हैं और फिर हम जैसे चाहे वैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे when I speak English, I do not think of any grammar at all. I just go ahead and speak whatever I want. Just like I'm speaking right now. I'm not thinking of any tense, what tense it is, what form of the verb I'm using. Why? Because I have already decoded it in my mind and I'm not thinking of Hindi at all. You can do the same. But what do you do now? You just think in Hindi first and then you try to translate it. You see whether it is raha hai, chuka hai, ta hai, and based on that you try to translate it. You do not do communication. You try to do the translations. And you can do certain sentences only. You cannot express yourself completely this way. When English was introduced in our country, it was a subject only, not a language. At that time, people made some cheat code and they said that this is how you can identify some of the sentences. But you cannot completely translate it. बट अगर आप इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे तो आप भी बोल पाएंगे जैसे और लोग बोलते हैं। आप देखते होंगे कि आप में आपके बहुत सारे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो बिना रुके चीजों को बोल पा रहे हैं। व्हाई? क्योंकि वो चीजों को डिकोड करके बोल रहे हैं, ना कि ट्रांसलेट करके। और वर्ल्ड वाइड ऐसे सीखा जा रहा है। हम इंडियंस कुछ जगहों पे खास तौर पे ट्रांसलेट करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही सेंटेंस नहीं और भी कुछ बोल सकता हूं। जैसे मान लो आप मुझे कुछ फास्ट फूड खाने का ऑफर कर रहे हैं एंड आई एम लाइक गाइस आई एम डाइटिंग दीज डेज। आई एम डाइटिंग दीज डेज शोज कि मैं इन दिनों डाइट पे चल रहा हूं। अब डाइट परमानेंट तो चलने वाली नहीं है, मे बी मैं वेट बढ़ाना चाहता हूं, घटाना चाहता हूं, उसके हिसाब से मैंने अपना डाइट बना रखा है। सो आई एम डाइटिंग दीज डेज। These days we are not talking at all, or nowadays we are not talking at all. He's busy, I'm busy. तो इसका मतलब नहीं कि हम बात करने वाले नहीं है, टेम्परेरी तौर पे ऐसा है। चौथा है he is working all the time. ये annoying हैबिट को दिखाता है। हैबिट को बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी यूज किया जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी। फर्क ये होता है annoying हैबिट्स मतलब सामने वाले की ऐसी आदत है जिसकी वजह से आप annoy हो जाते हैं, और जब आप उस चीज को दर्शाते हैं आप तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। यू नो व्हाट, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, शी इज नेवर हैप्पी एट ऑल। जब आप बातों को बोलते हैं ना तो उसको अपने एक्सप्रेशन से भी एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आप हिंदी में करते हैं। जब आप गुस्सा होते हैं तो चीजों को दिखाते हैं कि आप गुस्सा हैं, ये नहीं कि आप रोबोट की तरह बोल लेते हैं। इंग्लिश में लोग ऐसे ही करते हैं कि हर सिचुएशन में वो एक ही जैसे इमोशंस देते हैं और फिर कहते हैं कि फीलिंग नहीं आती। फीलिंग कैसे है कि जब आप फीलिंग से बोल ही नहीं रहे उसको। ऐसे मैं कहूं she is always using the phone. My God, she is such a addict. She is always using the phone. Maybe आपका हमेशा फोन यूज करना आपके मम्मा के लिए अनोइंग हो सकता है और वो आपके पापा से शिकायत लगा रही है।
या फिर किसी की वाइफ है वो अपने हस्बैंड से परेशान है, या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से परेशान है उसके हमेशा फोन यूज करते रहने की वजह से। अब उस बात को जब आप फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करेगा, प्रेजेंट, शी ऑलवेज यूजेस फोन, मैं इससे फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं, मैं अनॉयड नहीं हूं, मैं नॉर्मल वे में यूज करता है। यार आजकल के बच्चे तो हमेशा फोन यूज करते थे, क्या ही करें, दीज डेज किड्स यूज फोन अ लॉट। मैं इस बात से परेशान हूं कि मेरा बच्चा हमेशा फोन यूज करता रहता है। माई किड इज ऑलवेज यूजिंग द फोन, इफ आई टेक इट अवे ही क्राइज, व्हाट कैन आई डू, व्हाट शुड आई डू। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, हिंदी नहीं था, अंडरस्टैंडिंग थी। इस तरीके से आप चीजों को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इसके साथ लॉट ऑफ प्रैक्टिस भी होगी, डेली बेसिस पे चीजें रिवाइज भी होगी, वो चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएगी। वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड, इफ वी ट्रेन इट वेल इट डज वेल। आप बहुत सारे काम में माहिर है, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में माहिर होंगे, क्यों है, क्योंकि आपने उस काम को पूरे शिद्दत से समझ के और बहुत सारी प्रैक्टिस की है, दैट्स व्हाई। आप में से बहुत सारी चीजें वो चीजें जानते होंगे जो मुझे जिसमें मैं बिल्कुल जीरो हूँ, और बहुत सारी चीज मेरे पास ऐसी है जो आपको नहीं पता। लाइक मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, दिस इज टीचिंग अ लैंग्वेज, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 12 years, it's more than 10 years. I have trained the people from all walks of life, whether they are working professionals, students, housewives, all of them. कुछ और टेंस के एग्जांपल्स देखते हैं, एंड तक बने रहना, I'll tell you a lot of things there. This might help you to improve your English. You know, you all want to improve it. Deep down, you know it. Whether you want it or not, you gotta learn it. You gotta learn it so well so that you can go ahead in your life, in your career. You wanna be comfortable around the people who speak English so well, but you can't. Because you translate them. They don't. They just go ahead and speak the way you speak Hindi. Why you are so comfortable with Hindi? Because you do not translate it. You relate with the situation, and based on that, you pick your words and sentence and say it. But when it comes to English, आप translate कर रहे होते हैं. This is where the problem comes. हाले, अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि have का मतलब क्या होता है? What is the meaning of have? हम में से ज्यादातर लोगों ने have का मतलब पास से सुना होगा कि मेरे पास कुछ है, राइट? या कुछ और मीनिंग जानते हैं आप इसका? I have a car. I have my lunch at 1 p.m. She has headache. Okay. He has a son. They have to do it. I can write a lot of sentences. I'm just telling you the use of have. Have English में ऐसा word है जिसके multiple meaning है. अगर आप इसकी हिंदी बनाएंगे, then you are, I would say that that's not a wise option. I like to call those people moron. Have की कोई हिंदी मीनिंग नहीं होती. It does not have any हिंदी मीनिंग at all. जब तक के वो सेंटेंस में यूज नहीं हो जाता. और ऐसा सिर्फ हैव के साथ नहीं है, ऐसा बाकी और वर्ड्स के साथ है. हम क्या करते हैं कि हर वोकैब्स को हिंदी में रटने की कोशिश करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं, जबकि मीनिंग जो आती है वर्ड्स की वो सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है उसके आधार पे. जैसे यहाँ पे है आई हैव अ कार, ये आप बचपन से रटते हैं कि मेरे पास कार है. पास आगे हैव का मतलब यहाँ पे पास है नहीं. आप इसके जगह पे कह सकते हैं आई हैव गॉट अ कार, इसका भी मतलब वही रहेगा, मेरे पास कार है. या फिर मैं कह सकता हूं आई ओन अ कार, इसका भी मतलब वही रहेगा. जैसे हम हिंदी में कह देना कि मेरे पास कार है, हम पे कार है, हमारे यहाँ कार है, हमारी तो 2 कारें हैं. हिंदी में भी चीजें, हमारे पास कार है, हम पे कार है, हमारे घर कार खड़ी हुई है, हमारी एक कार है, सबसे ऑलमोस्ट सेम मीनिंग आ रही है. ऐसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई हैव अ कार, आई हैव गॉट अ कार, आई गॉट अ कार, आई ओन अ कार. इनमें से आप कोई भी वर्ड बोलेंगे और आपको ये कहना है कि आपके पास कार है, सामने वाला आपकी बात समझ जाएगा. पर आप क्या कर रहे हो, आप रट रहे हो कि हैव मतलब पास होता है, और वही घिसे पिटे वर्ड को बोल रहे हो. आप खुद भी बोल के बोर हो जाते हो, उसके बाद आपकी इंग्लिश खत्म हो जाती है. 10, 12, 15 लाइन के बाद
you're done. You cannot speak more than that. I have my lunch at 1 PM. यहां पे have का मतलब eat से लिया गया है, खाने पीने लेने के सेंस में भी have का यूज करते हैं. आप यहां पे take भी लगा सकते हैं. I take my lunch at 1 PM. I have my lunch at 1 PM. Okay. She has a headache. Basically यहां पे कंडीशन को बताया गया हैज के थ्रू. उसके सिर में दर्द है. I have stomach ache. तो यहां पे ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास का तो कुछ लेना देना नहीं है, पास से बना नहीं सकते, ऊपर वाले में भी पास नहीं बना सकते. आगे देखो, he has a son. उसका एक बेटा है. उसके पास एक बेटा है, हम हिंदी में भी ऐसे नहीं बोलते, उसका एक बेटा है. यहां पे रिलेशन को दिखाया गया है. मेरा एक भाई है जो लंदन में रहता है. I have a brother who lives in London. They have to do it. यहां पे have to एक वर्ड है. उनको करना पड़ता है ये काम, क्योंकि मे बी उसकी मजबूरी है, उनके लिए जरूरी है, या उनका फर्ज है. आप रटते कैसे हैं? हैव टू का मतलब करना पड़ता है, करनी पड़ती है नहीं. ये मेरी मजबूरी है, मजबूरी वश मैं ये कर रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है इसलिए मैं ये कर रहा हूं, या मेरा फर्ज है. यू नो व्हाट, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली. आई एम नॉट लाइक यू. आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली. मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना पड़ता है. ग्रामर जो है, जो आप पढ़ते हैं, आप ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी जानते हैं, बट इसको सिचुएशन के हिसाब से कैसे पिक करना ये नहीं जानते, और यहीं पे आपकी फ्लुएंसी में दिक्कत आ रही है. इफ यू पिक द वर्ड बेस्ड ऑन द सिचुएशन, जो ग्रामर होता है उसे कहते हैं सिचुएशनल बेस्ड ग्रामर. आपने टेंसेस पढ़ी, लेट्स से आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा, बचपन में एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा, पहले एक्टिव सेंटेंस लिखा फिर उसका पैसिव बनाया. बट जब आप उसे रियल लाइफ में यूज करते हैं तो क्या आप ऐसा करते हैं कि पहले उसका एक्टिव बना लेते हैं फिर पैसिव बनाते हैं? नहीं. या तो आप डायरेक्ट उसको एक्टिव बोलेंगे या फिर पैसिव बोलेंगे. यानी आपको एक्टिव और पैसिव दो अलग अलग तरीके से बनाना आना चाहिए. ये नहीं कि पहले आप एक्टिव लिख रहे हैं फिर पैसिव लिख रहे हैं, और फिर पैसिव लिख रहे हैं फिर एक्टिव लिख रहे हैं. रीजन क्या, कारण क्या है पैसिव यूज करने का? हमने बनाया कि लाइक माय फादर ड्राइव्स अ कार, पैसिव बनाओ. अ कार इज ड्रिवन बाय माय फादर. एक कार मेरे पापा द्वारा चलाई जाती है, और हमें मार्क्स भी मिले इसके. बट वी डू नॉट स्पीक दैट वे. माय फादर ड्राइव्स कार इज द राइट वन हियर. पैसिव वॉइस यूज करने का रीजन ये होता है कि जनरली उस पे हम वर्क पे एम्फेसिस दे रहे होते हैं, और अक्सर डूअर का यूज करते ही नहीं हम उसमें. जो पैसिव का सब्जेक्ट होता है वो काम करते हैं, इस पे काम होता है. जैसे आई एम पेड वेल फॉर माई वर्क. इसका मतलब है मेरे काम के मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं, दिए जाते हैं. कौन देता है? That's not important to share. What is important कि मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं, मैं जिसके लिए भी काम करता हूं सही पैसे मिलते हैं मुझे उसके लिए. She is harassed at her office. आप किसी का डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप वहां पे एक्टिव सेंटेंस यूज नहीं कर सकते, तो पैसिव यूज करना होगा. People are being provoked to fight in the name of caste, religion, creed. अब ऐसा कौन करते हैं? पॉलिटिशियंस. नाम लेके देख लो आप उनका, जेल हो जानी है आपको. पैसिव सेंटेंस बोलेंगे, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आपकी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे. पैसिव इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आप सब्जेक्ट या तो मेंशन नहीं करना चाहते, या फिर सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, या फिर आपको पता ही नहीं कि किसने काम किया है. और कई बार वैरायटी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है. ओके. इन द सिटी लाइक दिल्ली, वीमेन आर टीज्ड इन द ब्रॉड डे लाइट. दिल्ली जैसे शहर में भी महिलाओं के साथ दिन दहाड़े छेड़छाड़ की जाती है. अब नाम ले दो किसी का, किसने किया, आपको पता भी होगा कि मतलब आप जानते हो कि ये करता है, लेकिन कह नहीं पा रहे आप उसको. हम में से ही लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं. पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा. तो सोल रीजन क्या है उसको यूज करने का, दैट यू नीड टू नो, ना कि उसकी हिंदी क्या होती है. इन योर कोर्स, द कोर्स वी आर गोइंग टू लॉन्च फ्रॉम टुमारो, यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम जीरो. जो चीज आपको आती है वो आपका प्लस पॉइंट है, बट अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है. दैट वी विल क्लियर, वी विल वर्क ऑन योर ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग. ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर उस पर बेस प्रैक्टिस होगी, डेली बेसिस पे इंटरेक्शंस होगा, प्लस आपकी प्रोनाउंसिएशन पर वर्क किया जाएगा, और आपके वोकैब्स पर वर्क किया जाएगा कि सिचुएशन के हिसाब से वोकैब्स को भी कैसे पिक करना है. ये कोर्स हमने ऑलरेडी मतलब लॉन्च कर दिया है. कल से फर्स्ट क्लास है इसका, मंडे से. जो कोर्स है वो लाइव होगी, 4 महीने लाइव क्लासेस जाएगी इसमें, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सिखाया जाएगा. आपने पहले बहुत कोर्स लिए होंगे, बट ट्रस्ट मी, दिस कोर्स इज गोइंग टू change your perspective about English. I'm just not saying it, and I'm not charging a lot for this course.
ये रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है, ये लाइव क्लासेस हैं। इन केस कभी आपकी क्लास मिस हो जाती है तो उस लाइव की रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको हमारे सारे ऐप पे मिलेगी स्टेप बाय स्टेप, जिसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल की होगी। 4 महीने लाइव क्लासेस जाएगी, 5 days इन अ वीक, और 1 साल की वैलिडिटी होगी, 0 to एडवांस इंग्लिश होगी। स्पीकिंग पे ज्यादा एम्फेसिस होगी, हमारे डेली बेसिस पे स्पीकिंग है। 1-2 क्लास के बाद हाफ एन आवर उसमें स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी, 1-to-1 इंटरेक्शंस भी होगा, ग्रुप इंटरेक्शंस भी होगा, डिबेट्स भी होगी, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में लेते हैं। जो कोर्स का एक्चुअल चार्ज है वो 2000 रुपीज है डिस्काउंट्स के बाद ऑलरेडी। जो रियल चार्ज है इसका 5000। पीपल आर चार्जिंग अ लॉट, I mean they are charging 10-15,000 for that when they are teaching. I mean they are even teaching the recorded videos, but we are just taking 2000 rupees. And that's not all. If you enroll for this class before the class starts tomorrow, I mean today, if you enroll for this class for few hours, you will be given 500 rupees coupon discount, which is valid for few hours only, or you can take it for 2000 rupees whenever you want. If you do it now, you'll get extra 500 discount, और पूरा कोर्स आपको 1500 रुपए में मिल जाएगा। 1500 कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज होगी 50-60 रुपए। ये फुल कोर्स होगा, एक वन टाइम पेमेंट है, मंथली नहीं है ये। 1 साल के लिए क्लास वैलिड होगा, आपका एक्सेस होगा, आप चाहो तो पूरे परिवार के साथ सीख सकते हो उस एक नंबर से, चाहो तो अकेले भी सीख सकते हो। Okay, so if you are interested, I will share the link in the group from where you can enroll it, and you can join the class from tomorrow. I'll be live like that every day 9 PM. आप ऑफिस से फ्री होके आराम से क्लास ले सकते हैं। You know the importance of this language. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाय संजीव। सर मेरा डाउट था कि बिना टेंस के इंग्लिश बोली जा सकती है? क्या होती है सर? चेंज? सर बिना टेंस सीखे इंग्लिश बोल सकते हैं? टेंस को सीखने का मतलब ये नहीं कि टेंस को आपको रटना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है उसकी। टेंस को रटना नहीं है, जरूरी कि उसको आपका नाम याद हो, उसके फॉर्मेट याद करने हो। आपको उस सिचुएशन के हिसाब से उसको यूज करना आना चाहिए। आपको ग्रामेरियन नहीं बनना। टेंस तो आएगा, बिना टेंस के आप नहीं चीजों को सीख पाएंगे। लेकिन जैसे आप सीखते आ रहे हैं ना कि यहाँ पे ता है, यहाँ पे रहा है, और ये इंट्रोगेटिव है, ये है, ये है, बहुत ज्यादा डीप जाने की कोशिश करते हैं rather than उसको समझ के बोलने की, तो उस पर वर्क किया जाएगा। बेसिकली टेंस में आप 5 वर्ब की फॉर्म होती है, किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म, उसको सब्जेक्ट के नंबर और टाइम के अकॉर्डिंग कैसे सीखना है, यही टेंस है। जैसे आप गो वर्ड लेते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये 5 फॉर्म में तब्दीली होती है, और ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के नंबर और टाइम पे। अगर आप इसके अकॉर्डिंग से यूज कर पाते हैं, आपका टेंस कंप्लीट है। वंस योर टेंस इज डन, पैसिव इज डन, नरेशन इज डन। ओके सर, थैंक यू। Okay, I'm sharing you the link. If you're interested, you can just join it from there. I'll see you guys tomorrow, 9 PM. Bye. Thank you for coming.